छोटी बड़ी खबरों को लेकर फिरोजाबाद के अगरूपुरा गांव में मामूली विवाद में गोलीबारी की खबर सामने आई है, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार ने सड़क पर शौच करने का विरोध किया था, जिसके बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और जमकर फायरिंग हुई है, जिसमें एक पक्ष के 6 लोगों को गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, आज प्रातः यूपी 112 से हम लोगों को एक फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई कि अगरूपुरा एक गांव है जो थाना मटसेना क्षेत्र अंतर्गत आता है, वहां पर फायरिंग हुई है। इस सूचना पर वहां पर जिम्मेदार अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच से ये पता चला कि छोटे बच्चे को शौच कराने को लेकर के 2 आमने सामने एक ही बिरादरी के लोग हैं जिनमें विवाद हुआ। उसके बाद जो एक पक्ष है उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 4-5 लोग घायल हैं। बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, कब की यह घटना और क्या निकलकर अब तक सामने आया है? ये सुबह की घटना बताई जा रही है। हालांकि इस घटना की अगर बात की जाए तो घटना से इसमें 6 लोगों को गोली लगी थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी यहाँ लड़ाई हुई थी, जिसमें ठोस कार्रवाई न होने के कारण ये इस तरीके की वारदात हुई। हालांकि इस बार मामला बेहद छोटा था। जो शौच के लिए जो बच्चा करने गया था उसका विरोध हुआ था, उसको लेकर ये पूरा मामला हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुराने मामले हैं उसकी वजह से ये बड़ा मामला हुआ। ये बेहद गंभीर मामला है। इसमें पुलिस की पुराने मामलों में ढिलाई रही, इस कारण ये मामला बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दबंग ने चाकू मारकर मीट कारोबारी की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नखासा थाना इलाके की यह वारदात है। आरोप के मुताबिक मोहल्ले के दबंग ने मीट कारोबारी से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी और रुपए नहीं देने पर चाकू मारकर जान ले ली। आनंद फानन में परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वारदात के दौरान जान बचाकर भागते मीट व्यवसायी के पीछे दौड़ते हत्यारोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। साकिर द्वारा अब्बास को चाकू से वार कर दिया। सूचना पर घायल को अस्पताल भेजा गया। तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान चोट काफ़ी होने के कारण अब्बास की मृत्यु हो गई है। पीएम की कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। अभियुक्त साकिर को मौके से मई आला कत्ल के पुलिस हिरासत में लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गाजीपुर में प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरजाए। यहां बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए रियाज ने कैंप कार्यालय बनाया था। बताया जा रहा है कि रियाज अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी भी है। पत्नी निकत परवीन पर फर्जी नियुक्ति कराने के केस में वो फरार चल रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। उसके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वहाँ अपने घर में ही काफ़ी कुछ निर्माण करा रखा था, अपना कैंप ऑफिस इत्यादि, जिसे आज अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत द्वारा पुलिस और मजिस्ट्रेट के सहयोग से जो जितना भी अवैध निर्माण था उसका ध्वस्तीकरण कराया है। फिरोजाबाद में बिजली के करंट से पिता पुत्र की मौत हो गई। मामला मक्खनपुर के फुलरई गांव का है, जहां लोहे का पाइप हाईटेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे पिता और बेटे की मौत हो गई। हादसे के बाद घर में कोहराम मच गया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर मणिपुर का मजरा लगता है, यहाँ पे घटना हुई है। इसमें 2 लोगों की करंट लगने से मृत्यु होने की सूचना मिली थी। तो इसमें मौके पर ये पाया गया कि एक लोहे का खंभा लगा हुआ था, जिसको लोग निकाल रहे थे, तो ऊपर वो जो लाइन थी उसमें टच होने से दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। अब
अब इसमें लोगों के द्वारा अस्पताल में ले जाया गया, मृत घोषित किया गया। तो यहाँ पर हम लोग मिले हैं परिजनों से, परिजनों को समझाया बुझाया है, ग्राम प्रधान जी हैं, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग हैं। आजमगढ़ में बेलगाम रफ्तार का कहर जारी है। आज सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां बेकाबू कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार दादा पोते समेत 3 की मौत हो गई और कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जौनपुर से शादी समारोह से लौटते वक्त जूली देवगांव रोड पर यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। उन्होंने घायलों का उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। औरैया में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार ने गाड़ी के इंतजार में खड़े 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पिता और 2 मासूम बेटियां शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए औरैया और सैफी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना एरवा कटरा थाना इलाके के उमरैन के पास हुई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उमरैन पुल के निकट किलोमीटर संख्या 37 पर समय करीब अपराह्न 12:15 बजे दिन में सवारी वाहन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को लखनऊ की तरफ से अधिकतम स्पीड से आ रही हुंडई की औरा कार ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कुल 10 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें स्थानीय अरवा कटरा थाना पुलिस व लोगों द्वारा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज सैफई व CSC अरवा कटरा तत्काल लाया गया था। बरेली में हुए सड़क हादसे के बाद माहौल गमगीन है। हादसे के बाद कार में आग लगने से 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी का कोई भी हिस्सा नहीं बचा। सेंटर लॉक की वजह से एक भी कार सवार निकल नहीं पाया और दर्दनाक घटना हो गई। फिलहाल पुलिस उस डंपर की तलाश कर रही है जिससे कार टकराई थी। 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। बचे 5 लोगों की पहचान DNA रिपोर्ट के आधार पर होगी। पूरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे पर बीती रात हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये एक कार है जो आर्टिगा कार बरेली के फॉर्म लॉन से होती हुई बहेड़ी जा रही थी और अपोजिट साइड में जैसे ही गाड़ी पहुंची और ट्रक से टकरा गई। वहीं इसमें कार में आग लग गई। ये पूरी कार है। पूरी कार में आपको दिखा दूं कि इसमें आग लग गई। इसका कोई भी हिस्सा जला हुआ बाकी नहीं बचा है, सारे हिस्से जले हुए हैं। वहीं जो ट्रक था, ट्रक में भी पूरी तरीके से आग लग गई और वो भी पूरी तरीके से ट्रक जल गया। इस हादसे में अब पुलिस ने 3 लोगों की शिनाख्त कर ली है। वहीं 5 लोगों के जो शव हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। DNA की भी तैयारी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में जो भी इस पुलिस अभी FIR दर्ज करेगी और इसमें जो ट्रक है वो ट्रक लोडेड होके कहां जा रहा था, क्यों आ रहा था, और इसकी भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। चित्ररंजन सिंह, न्यूज़ 18 बरेली। यूपी STF के हत्थे चढ़ाया 25,000 का इनामी बदमाश धर्मेंद्र बुलंदशहर में STF के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ धर्मेंद्र बुलंदशहर में सागर नाम के युवक की हत्या कर फरार हुआ था। धर्मेंद्र हत्या के इसी मामले में धर्मेंद्र पर इनाम था। भाड़े पर हत्या करने वाले हरियाणा के कौशल गैंग का सक्रिय सदस्य है धर्मेंद्र। तो STF ने यहां पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी की है। STF की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश हो सकती है। देखना होगा कि इस बार रिपोर्ट पेश होगी या ASI कुछ और समय की मांग करेगी। पिछली बार ASI ने 3 हफ्ते का समय मांगा था और अदालत ने 10 दिन का समय बढ़ाया था। बता दें कि अब तक ASI कई बार रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाने की अर्जी दे चुकी है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उपेंद्र, लगातार कई बार से देखने को आ रहा है कि वक्त पर वक्त मांगा जा रहा है। अब ऐसे में क्या अपडेट है, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या कल रिपोर्ट पेश हो सकती है? देखिए, कल संभावना जताई जा रही है कि रिपोर्ट कल पेश हो सकती है और अगर रिपोर्ट पेश होती है तो 2 बजे उस पर सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले कई बार SI
समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है, क्योंकि बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में है। कुछ रिपोर्ट्स IIT से आनी है, कुछ अलग रिपोर्ट्स हैं, हैंड राइटिंग की रिपोर्ट्स हैं, कुछ GPR से जुड़ी हुई कुछ लैब की रिपोर्ट है। तो ये तमाम सारी रिपोर्ट्स हैं जो नहीं आ पाई थी, जिसकी वजह से SI ने और समय मांगा था। 3 हफ्ते का समय मांगा था, अदालत ने 10 दिन का समय दिया था और कल अब इसकी रिपोर्ट अदालत में, जिला जज की अदालत में पेश होनी है। तो कल ये देखना होगा कि कल रिपोर्ट पेश होती है, SI एक बार फिर समय मांगती है। हालांकि जो तस्वीर है वो 12 बजे तक क्लियर हो जाएगी, 12 से 1 बजे तक। अगर SI की ओर से और समय मांगे जाएगा तो उससे 12 से 1 के बीच में SI की ओर से अर्जी दे दी जाएगी, प्रार्थना पत्र दे दिया जाएगा समय बढ़ाने की। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल अदालत में SI अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जिस पर 2.5 बजे से सुनवाई हो सकती है। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। गोरखपुर के बांसगांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चतुर्भुज सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान CM योगी ने छात्राओं को डिग्री भी बांटी। CM योगी ने कहा कि विकास से ही जीवन में परिवर्तन आएगा। विकास आता है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। सड़कों के चौड़ीकरण होगा तो अतिक्रमण हटेगा, कहीं पर जमीन मिलेगी तो शिक्षा स्वास्थ्य के केंद्र भी बनेंगे। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कि विकास ही लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा, चाहे वह सड़क का विकास हो, चिकित्सालय की स्थापना का कार्य हो, चाहे वह हर घर नल की योजना हो। जब भी कोई विकास आता है तात्कालिक परेशानी हो सकती है, लेकिन एक लंबे समय तक उसका लाभ समाज को प्राप्त होता है। दुनिया के अंदर कोई विकास ऐसा नहीं हुआ है कि विकास पहले आया हो और बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी व्यवधान के विकास की योजना लागू हो गई हो। हमें इन स्थितियों को समझना होगा कि हर घर नल योजना में अगर पाइपलाइन के लिए सड़क खोद करके पाइपलाइन बिछाई नहीं जाएगी तो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, अस्थायित्व उसमें नहीं आएगा। एक प्रक्रिया के साथ जोड़ना पड़ेगा। सड़क चौड़ीकरण करना है तो अतिक्रमण हटेगा, और अतिक्रमण हटेगा तो अच्छी सड़क बनेगी तो लोगों का आवागमन आसान होगा। हमें इन बातों को समझना होगा कि जब कहीं पे लैंड मिलेगी तो उसमें शिक्षा के केंद्र भी बनेंगे, स्वास्थ्य के केंद्र भी बनेंगे, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन के भी सेंटर स्थापित होंगे, और वहीं पर निवेश भी होगा, उद्योग भी लगेंगे। हमें विकास के इन कार्यों के प्रति एक सकारात्मक रुख अपनाना ही पड़ेगा। इससे पहले आज CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। CM योगी के जनता दरबार में बड़ी तादाद में आम लोग अपनी परेशानी लेकर पहुंचे हुए थे। CM योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और अफसरों को लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा गया। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विस्तारकों की स्पेशल टीम गठित की है। बीजेपी विस्तारकों के प्रशिक्षण में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। ये विस्तारक 403 विधानसभा क्षेत्रों में भेजे जाएंगे। वहां की राजनीति और जातीय रिपोर्ट को प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ता, और अगर हम सरकार में हैं तो उसका काम, उसका रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे संगठनात्मक जो विषय हैं, अभी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने तय किया कि हम सभी लोकसभाओं में और विधानसभाओं में विस्तारक 6 महीने के लिए लोकसभा चुनाव तक ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगठनात्मक कामों के लिए हम लोग 2 दिन की उनकी कार्यशाला, प्रशिक्षण वर्ग है। हम लोगों ने आधे क्षेत्र का बुलंदशहर में कर लिया है और आधे उत्तर प्रदेश का आज यहाँ लखनऊ में प्रारंभ है। कल शाम तक अलग अलग सत्रों में उनकी भूमिका, उनके दायित्व और क्या क्या काम उन्हें नीचे तक करना है, ऐसे सभी विधानसभाओं में और सभी लोकसभाओं में हमने विस्तारक या पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है।
लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा स्तर पर विस्तारकों की तैनाती कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इन विस्तारकों के माध्यम से फीडबैक लेगी और आज का एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी इन विस्तारकों को प्रशिक्षण देकर क्षेत्र में उतारेगी और लोकसभा चुनाव का जो माहौल है उसके बारे में ये विस्तारक फीडबैक देंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी पहल है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको ये दरअसल विस्तारक रिपोर्ट नहीं करेंगे। ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल को रिपोर्ट करेंगे। पल पल की जानकारी अपने विधानसभा क्षेत्र की यह विस्तारक अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये खुफिया टीम उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में तैनात की है। ये वो खुफिया टीम है जो पल पल की रिपोर्ट सीधे प्रदेश नेतृत्व को देगी, ना कि जिला स्तर पर और ना ही क्षेत्रीय स्तर पर। यानी कि ये जो खुफिया टीम एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, जिनको नाम दिया है विस्तारक का, ये पार्टी का माहौल भांपेंगे कि आखिर बूथ स्तर पर पार्टी का माहौल क्या है और पार्टी की जो तमाम योजनाएं हैं उनका किस तरह से असर है, जो तमाम चुनावी अभियान संचालित किए जा रहे हैं उनका किस तरह से असर है। ये पूरा फीडबैक ये विस्तारक अपने शीर्ष नेतृत्व को देंगे। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज 18 लखनऊ। सियासत से जुड़ी बात की बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी आज घोषित किया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। मायावती ने आकाश को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा अन्य सभी राज्यों की कमान सौंप दी है। यूपी, उत्तराखंड मायावती खुद संभालेंगी। ये घोषणा मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बीच लखनऊ में आज की है। बीएसपी नेताओं के मुताबिक मायावती ने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव की सारी जिम्मेदारी सौंप दी है। खासकर आकाश आनंद उन सभी राज्यों में काम करेंगे जहां पर बीएसपी कमजोर है। यूपी, उत्तराखंड मायावती खुद देखेंगी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। अभी सीटें निकाल के जीत के आएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बहन जी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और बहन जी ने ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी जी, पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कोई जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी, उत्तराखंड नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कोई जिम्मेदारी? बस यही। करीब 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी कार्यालय पर कई सारे बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला आकाश आनंद को लेकर लिया गया। अब वो पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे, यानी कि अब पार्टी की बागडोर आने वाले दिनों में उन्हीं के हाथों में होगी, यानी वही करता धरता होंगे। जबकि दूसरी बात बड़ी ये रही कि पार्टी ने इस बात को माना है कि वो आने वाले चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने बैठक के दौरान कहा, सन 1993, सन 1996 और 2019 में गठबंधन का कोई फायदा नहीं मिला और पार्टी को उसका नुकसान ही झेलना पड़ा। जबकि तीसरी अहम और बड़ी बात थी, ईवीएम को लेकर के मायावती ने एक बार फिर से उस पर हमला बोला और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि इसके खिलाफ जंग के लिए तैयार रहें। मायावती ने इन तमाम बातों के जरिए से 2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी का भी हुंकार भरा है। आने वाली दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर आकाश आनंद के कंधे पर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है वो उसको राजनीतिक तौर से कैसे सफलता में तब्दील करेंगे। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 लखनऊ। आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी बनाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीएसपी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। मान्यवर काशीराम जी ने जिस बहुजन समाज पार्टी का गठन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ किया था, आज मायावती जी ने उसे 2 जन हिताय और 2 जन सुखाय की पारिवारिक पार्टी बनाकर रख दिया है। और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। समाज, जनता और राष्ट्र का हित प्रथम न होकर परिवार का हित प्रथम है। और तमाम ऐसी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो,
चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे स्टालिन की पार्टी हो, सभी पार्टियां आज परिवार के लिए काम कर रही हैं। सत्ता के समय जो जनधन की लूट हुई थी उसको बचाने के लिए काम कर रही हैं। सुल्तानपुर में हुए एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामला कादीपुर कोतवाली इलाके के कटघरा नारायणपारा गांव का है, जहां लखनऊ बलिया राजमार्ग पर एक अनियंत्रित कार ने एक रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे के चपेट में आने से पैदल जा रहे एक शख्स की मौत हो गई, वहीं ई रिक्शा में सवार 4 लोग घायल हो गए। अभी जो कादीपुर में नारायणपारा एक जगह है, वहां पे एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट एक इको स्पोर्ट गाड़ी है और ई रिक्शा से हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान एक सुभाष हैं सनाब बलिकरण, इनकी मौके पे ही चोट लगी। इनको सीएचसी ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। पीएम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 लोग और घायल हैं, सूरज यादव और दरगाही। घायलों का इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई तहरीर मिलने पर की जाएगी। अलीगढ़ के थाना अकराबाद इलाके में पनेठी पुल के ऊपर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है, लेकिन मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शरीर पर गंभीर चोटें लगी हुई हैं। ये कल माल लेके गया था कासगंज से ये लौट के आया था। छोटे बहनों रहते जराली में, माँ आधे पौन घंटे वहाँ बैठ के आगे माँ फोटो वगैरह भी खींचे इसने। मेरी बुआ ही मना कर रहे हैं, मेरे बहनों ही मना कर रहे हैं, मेरी बहन ही मना कर रही है। अब रहने दो, रात ज्यादा हो रही है, सुबह निकल जाना। महल्ले में थी शादी वहाँ पे, उसको शादी में आना था, तो चक्कर में वहाँ जल्दी निकलने के चक्कर में आया वहाँ से। तो वहाँ से उससे आ रहा था बिक्की से। अब ये पुलिस वाले वहाँ पहुँचे वारदात को 10:30 के करीब, 10:15 के करीब रात को। तो वहाँ पे लाश जो वहाँ पे मिली है। अपराध और अपराधियों पर नकल कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अनोखी पहल शुरू कर रही है, जिसके तहत बुलंदशहर में 3 साल में लूट की एक भी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों का डाटा ऑनलाइन किया गया है। इसके तहत बुलंदशहर में पुलिस लाइन में 300 लुटेरों को बुलाया गया और डाटा ऑनलाइन किया गया। बुलंदशहर सहित तमाम सर्किल के लुटेरे का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया कि अगर कोई भी अपराधी दोबारा घटना को अंजाम देता है तो उसका सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास होगा और उसे चंद मिनट में पुलिस गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। पुलिस से बुरा आपके लिए फिर कोई नहीं होगा। वाराणसी में काशी तमिल संगमम की एक बार फिर शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी 17 दिसंबर को नमो घाट पर इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसे में एक बार फिर से काशी तमिल संगमम के दूसरे फेज के लिए शहर में तैयारियां तेज हैं। संगमम को यादगार बनाने के लिए दक्षिण भारतीय मेहमानों के लिए रेलवे ने 7 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि इसी स्पेशल ट्रेनों से अतिथियों का आवागमन होगा। तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। इसमें जो यात्री तमिलनाडु से वाराणसी आएंगे, उनकी सुविधा के लिए सदर्न रेलवे ने 7 ट्रेन ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर स्टेशन से प्रारंभ होकर वाराणसी आएंगे। इसमें जो पहली ट्रेन है वो 15 तारीख को चेन्नई से चल के 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे वाराणसी आएगी। इसी तरह से 7 ट्रिप्स यहाँ पर आएंगी, जिसमें कि काशी तमिल संगमम के यात्री इन ट्रेनों से आएंगे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।